जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की डेट आप लोगों के सामने है। तो उसी को देखते हुए आज हम महत्वपूर्ण जीके यानी कि स्पेशल जीके आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीके हैं, हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी इन सभी के सभी महत्वपूर्ण जीके को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे, 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था आर्य समाज संस्था ने। किसने? आर्य समाज संस्था ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 मुंबई में। ठीक है, कब की थी? 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की थी। ठीक है, याद रखेंगे। बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज की। तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, तो वो कौन सी नदी है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन ए नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना है? नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना है? तो याद रखेंगे, ये बना है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर बना है? नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना है? तो ये बना है कृष्णा नदी। ठीक है, याद रखिएगा, कृष्णा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? किस भाषा में है, यानी कि कैसी लिपि है? अशोक के शिलालेखों की लिपि कैसी है? तो याद रखें, ब्राह्मणी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मणी लिपि बिल्कुल राइट आंसर होगा। अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मणी लिपि। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो कहाँ का है बिहू? याद रखेंगे, असम। ठीक है, बिहू जो है वो असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है। क्या है? बिहू है असम राज्य का। ठीक, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, याद रखिएगा, किसने किया संबोधित? सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में। कब? 1944 में। कहाँ से किया? सिंगापुर रेडियो से संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता, देश का राष्ट्रपिता या देश का
पिता संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, याद रखेंगे महात्मा गांधी को, ठीक। कहाँ से? सिंगापुर रेडियो से, ठीक, 1944 में। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, लंदन में हुआ था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन हुआ था, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा देश का लौह पुरुष है सरदार पटेल, ठीक है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें भी नोट करेंगे कि सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के प्रथम क्या थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है, क्या रह चुके हैं? उप प्रधानमंत्री, और भारत के पहले गृह मंत्री भी, ठीक है। प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और प्रथम गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक, गृह मंत्री भी रह चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में पहली बार दशकीय जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार दशकीय जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिएगा ये हुई थी 1881 में। अगर आपसे पूछ रहा है भारत में पहली बार दशकीय जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी। वैसे तो पहली बार जनगणना कब हुई थी भारत में? तो वो हुई थी 1872 में, पर वो पूर्ण रूप से पूरे देश में नहीं हुई थी, ठीक है। तो पूर्ण रूप से पूरे देश में कब हुई थी? 1881, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो वो कौन से वैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र बसु, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये वैज्ञानिक थे भारतीय जगदीश चंद्र बसु, बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 8 अगस्त 1942, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि पेश की थी? किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि पेश की थी? तो वो कौन था? तो याद रखिएगा वो था लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि पेश की थी। किसने? लॉर्ड वेलेजली, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा बैरोमीटर से। किससे नापा जाता है? बैरोमीटर, और इसे क्या कहा जाता है? वायु दाब मापी, ठीक है, बैरोमीटर या वायु दाब मापी कहा जाता है, ठीक है। और जो 3 ऑप्शन है इसके बारे में भी जान लेंगे। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो याद रखेंगे वाहन की जो गति होती है, स्पीड होती है, ठीक है, किसकी? वाहन की गति। थर्मामीटर सबको पता ही होगा, तापमान जो है मापा जाता है वो शरीर का, ठीक है, जिससे फीवर या बुखार पता लगाया जाता है। और लैक्टोमीटर क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो याद रखेंगे इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। कई बार ये भी क्वेश्चन आया है कि लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है, या दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, तो लैक्टोमीटर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो याद रखिएगा 1986 1986 को संसद द्वारा पारित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा संसद द्वारा 1986 को
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा कब, संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया। एक पॉइंट और याद रखेंगे, ये संविधान के अनुच्छेद, क्या, संविधान के अनुच्छेद 253, संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत, ठीक है, 253 के तहत पारित किया गया। ठीक है, अनुच्छेद भी आप याद कर लेंगे, किस अनुच्छेद के तहत, 1986 में संसद द्वारा अनुच्छेद, भारतीय संविधान अनुच्छेद 253 के तहत यह अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद भी आप याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 253 नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा बेरन द्वीप। बेरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखिएगा 2005 में ये ज्वालामुखी फटा था, तब से लेके अब तक उसमें लावा दिखाई देते हैं। ठीक है, तब से लेके अब तक उसमें लावा जलते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है बेरन द्वीप को। ये कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, बेरन द्वीप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में जैतून की पत्तियां क्या संकेत करती हैं। झंडे में जैतून की पत्तियां क्या संकेत करती हैं, तो याद रखिएगा शांति का प्रतीक है। ठीक है, शांति का प्रतीक है। जैतून की पत्तियां क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति का प्रतीक। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था वो पूरे विश्व में शांति के लिए ही किया गया था, क्योंकि उस समय काफ़ी देशों के बीच में विश्व युद्ध और अन्य युद्ध भी चल रहे थे, जिसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ताकि इन युद्धों को शांत कराया जाए, यानी कि शांति का प्रतीक जैतून की पत्तियां हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ये भी आप नोट कर लेंगे, नोट डाउन कराता हूं मैं। याद रखिएगा 24 अक्टूबर, कब, 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, और जैतून की पत्तियां किसका संकेत करती हैं, शांति का प्रतीक है। याद रखना है आप लोगों को, किसका, शांति का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है। भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है। ठीक है, तो क्या नाम है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, ये कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है दोस्तों कहाँ पर, बड़ोदरा में। ठीक है, कहाँ, गुजरात के बड़ोदरा में पहला एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, जो कि गुजरात के बड़ोदरा में खोला गया है। ठीक है, एकमात्र है, इकलौता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर में। ठीक, राजस्थान के भरतपुर में, इसे भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ, लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, जहाँ पर क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, गुजरात हो गया आपका, मध्य प्रदेश,
ठीक है, गुजरात हो गया, और क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, फिर आपका आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, कौन, त्रिपुरा, और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम और राजस्थान। ठीक, ये 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और राजस्थान हो गया। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा को अब क्या लिखते हैं, ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, ओडिशा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी, तो याद रखिएगा मोरारजी देसाई ने। किसने की थी, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी, तो मोरारजी देसाई ने 3 शादियां की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी, तो याद रखिएगा बिहार के बोध गया में, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया कहाँ पर है, बिहार राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो बोध गया में हुई, पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो याद रखिएगा सारनाथ। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधि वृक्ष के नीचे, उसके बाद उन्होंने अपनी ज्ञान का उपदेश जो है उन्होंने कब दिया, सारनाथ में दिया। ठीक है, पाली भाषा में, याद रखिएगा सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था वो सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था। और सती प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया गया, 1829। ये डेट भी आप याद करेंगे, सती प्रथा को समाप्त किया गया 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखेंगे काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है असम राज्य में। कहाँ पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा एक सींग वाले गेंडे के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि असम राज्य में है। कहाँ पर है, असम राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है, तो याद रखिएगा ये है देहरादून में। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है,
देहरादून में। ठीक, याद रखिएगा, देहरादून बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों टॉप 30 जीके के महत्वपूर्ण स्पेशल स्टैटिक जीके, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले। ये 15-20 सालों से हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, संभवतः आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छे से वीडियो को देखेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। पढ़ने में मजा आया तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।